हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सो पीवाईक्यूज में लास्ट जितने भी हम लोगों ने चैप्टर्स कवर किए हैं, होप कि आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। ये केवल सॉल्यूशन नहीं है बल्कि डिटेल डिस्कशन है। डिटेल डिस्कशन का मतलब कोई भी लाइन अगर क्वेश्चन में लिखी है तो आखिर क्यों लिखी है, क्या उसका मीनिंग है। तो हर चीज का डिटेल में डिस्कशन लिया गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग पूरा देखें ध्यान से। उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट में जहां भी लूप होल्स आ रहे होंगे वो लूप होल्स की रिकवरी होगी और कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से बनेगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ले रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इनको भी देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन और सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का ये है स्क्रीन पर, जेई एडवांस 2024 का। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या जा रहा है कि दो वेसल हैं और एक वेसल 1 है, एक वेसल 2 है। तो वेसल 1 में W2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स को W1 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है। सेम वेसल 2 में भी W2 ग्राम सॉल्यूट Y को W1 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है और दोनों वेसल सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हैं। मोलर मास X का जो है दैट इज 80% ऑफ Y एंड वांटा फैक्टर X का जो है दैट इज 1.2 टाइम्स ऑफ Y। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन वेसल 1 में है उसका बताना है कि वेसल 2 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट ये आ रहा है। ठीक है भाई, तो एक वेसल तो हमारा हो गया ये, इसमें सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं W2 ग्राम और सॉल्वेंट है W1 ग्राम। सेकेंड वेसल में भी अमाउंट्स तो इतने ही हैं लेकिन सॉल्यूट अलग अलग है। तो पहले में W2 ग्राम सॉल्यूट एक्स है, दूसरे में W2 ग्राम सॉल्यूट वाई है। ठीक है, अच्छा जो इन्फॉर्मेशन दी उसको लिख लेते हैं शॉर्ट में। जैसे हमको एक तो दिया है कि मोलर मास एक्स का 80% ऑफ वाई है, तो अगर एम से डिनोट करें मोलर मास वाई का, तो ये मोलर मास एक्स का कितना हो जाएगा, 0.8 m। ठीक है, और क्वांटा फैक्टर अगर वाई वाले केस में आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स वाले केस में क्वांटा फैक्टर इसका 1.2 टाइम्स है, दैट इज 1.2i। तो इतनी इंफॉर्मेशन दे दी। अब जरा बॉइलिंग पॉइंट की इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले केस में बॉइलिंग पॉइंट वेसल 1 में हम लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन जो है वो डेल्टा TB1। तो दिस इज 1.2i इंटू KB और इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी हो गया मास मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज W2 अपॉन 0.8 m। This divided by mass of solvent in kilogram. This is W1/1000। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इसी तरह वेसल 2 के लिए डेल्टा TB(2) दिस इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी यहाँ W2/m दिस डिवाइडेड बाई W1/1000। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। अब अगर इनको रेशियो कर लिया जाए तो डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2
ये हमारे कॉमन टर्म तो कट जाएंगे, आई का रेशियो एक तो 1.2 आ जाएगा और मोलर मास से 1/0.8 का फैक्टर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है अपनी 1.5। इसका मतलब वेसल 1 का जो सॉल्यूशन है उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1.5 टाइम्स है 2 का, और 1.5 टाइम्स ऑफ 2 का मतलब परसेंटेज में अगर बात करो तो कितना है, 150% ऑफ 2 है। ठीक है, तो हमें आंसर में एक्चुअल में परसेंटेज ही पूछा गया था, तो हम लिख सकते हैं सीधे इसको कि दिस इज 150% ऑफ वेसल 2। क्लियर क्वेश्चन? हमें सारा डेटा दिया है, बस सिस्टमेटिक उसको अरेंज करके सॉल्व करना है। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है जेई एडवांस 2023 का। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमारे पास 50 ml 0.2 मोलैलिटी का यूरिया सॉल्यूशन है। इसको 250 ml 0.06 ग्राम यूरिया जिसमें पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, उसके साथ मिक्स करते हैं, और मिक्स करते हैं तो फाइनल हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, दिया है कि सॉल्वेंट दोनों में सेम है। ठीक है भाई, फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन 1 को ब्रेक करते हैं। अब सॉल्यूशन 1 में मोलैलिटी दी है कितनी, तो मोलैलिटी दी है 0.2 मोलल। अब मोलैलिटी अगर 0.2 मोलल है तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं मोलैलिटी को कि भाई 1000 ग्राम अगर सॉल्वेंट है तो उसमें 0.2 मोल यूरिया के हैं। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट अगर 1000 ग्राम है, तरीका देख लो, ऐसे ही ब्रेक करेंगे इसको हमेशा, तो सॉल्यूट यूरिया 0.2 मोल है, और मोलर मास यूरिया का 60 होता है, 0.2 मोल का मतलब 12 ग्राम है। इसका मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें सॉल्यूशन कितना होगा, तो हमें दिख रहा है कि सॉल्यूशन 1012 ग्राम होगा। इसका मतलब अगर सॉल्वेंट 1000 ग्राम और उसमें 0.2 मोल यूरिया लेके सॉल्यूशन बनाते हैं 0.2 मोलैलिटी का, तो उसमें सॉल्यूशन 1012 ग्राम होगा। तो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर 1012 ग्राम सॉल्यूशन लिया तो इसमें हमें यूरिया दिख रहा है 0.2 मोल। ठीक है, यूरिया दिख रहा है 0.2 मोल, या बोल सकते हो 1.2 ग्राम, सॉरी 12 ग्राम। तो अगर 50 इंटू 1.012 इतने ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो यूरिया कितना होगा, यूरिया होगा उसमें 12/1012 इंटू 50 इंटू 1.012। ठीक है, इतना होगा यूरिया, और ये यूरिया अगर सॉल्व करें तो ये अपना 0.6 ग्राम आ रहा है। अच्छा, ये पॉइंट समझे, ये क्यों लिखा, भाई हमें पहला वाला सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना दिया था, डेंसिटी इतनी दी थी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पहले वाले सॉल्यूशन का मास है। तो हमने देखा कि अगर 1012 ग्राम में 12 ग्राम यूरिया है तो इस गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना यूरिया होगा, तो ये पहले सॉल्यूशन से हमें आ गया यूरिया का मास। अब अगर टोटल यूरिया निकालें तो सॉल्यूशन 1 से प्लस 2 से टोटल आएगा, तो सॉल्यूशन 1 से 0.6 ग्राम आ रहा है, सॉल्यूशन 2 से 0.06 ग्राम आ रहा है, मतलब 0.66 ग्राम ये टोटल यूरिया है। और टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है मिक्स करने के बाद, तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का हम बोल सकते हैं 50 प्लस
250, दैट इज 300 ml। भाई हमको ये दिया है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है, डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो है, इसका मतलब सॉल्यूशन आइडियल है। तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम्स आ जाएगा। अब ये आ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकाल सकते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर फार्मूला है पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर टी। यूरिया है तो आई तो हो गया 1। अब मोलरिटी निकालनी तो यूरिया 0.66 ग्राम है, मोलर मास यूरिया का है 60। तो मास को अगर मोलर मास से डिवाइड कर लें तो ये यूरिया के मोल आ गए, और मोल आ गए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.3, तो ये मोलरिटी आ गई। तो पाई इक्वल टू आई इंटू सी और इंटू आर टी। अब आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है हमें सीधे टॉर में। आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमको सीधे क्या दी है, टॉर में। तो यही वैल्यू रखते हैं तो प्रेशर अपने पास टॉर में आ जाएगा। और टेम्परेचर है 300, तो यहाँ पर रख लें आर की वैल्यू 62 और टेम्परेचर है 300। तो यहाँ से सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो पाई की वैल्यू 682 टॉर आ रही है। इसका मतलब मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 682 टॉर। क्लियर है भाई। यहाँ क्वेश्चन बेसिकली था मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पे, कि मिक्सिंग करके हम फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लें, और फाइनल कंसंट्रेशन आ गई तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। नो, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेई एडवांस 2022 का है। ठीक क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें बोल रहे हैं कि एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें 0.1 ग्राम, सॉरी 0.1 मोल आयनिक सॉल्ट 1.8 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करके बनाते हैं, और 35 डिग्री पे। तो सॉल्ट में 90% का डिसोसिएशन होता है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज होके 59.724 mm है। प्योर सॉल्वेंट का 60 mm है। तो हमें आयन बताने हैं कि एक फार्मूला यूनिट में कितने आयन हैं सॉल्ट के। तो भाई अगर सॉल्ट को हम ए से रिप्रेजेंट करें और ये नंबर ऑफ आयंस दे रहा है सॉल्यूशन में एन, आयन को बी से रिप्रेजेंट कर दिया तो नंबर ऑफ आयंस ये दे रहा है एन। तो 0.1 मोल अगर सॉल्ट के लिए हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% है, तो ये 0.1 1 माइनस एल्फा इतना बचेगा। और आयन के मोल कितने आएंगे, एन इंटू 0.1 इंटू एल्फा, इतने मोल आएंगे। तो इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल टोटल कितने आ गए, टोटल आ गए 0.1 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 0.9 प्लस एन इंटू 0.9, इतने टोटल सॉल्यूट पार्टिकल आ गए। और इतने आ गए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 अंदर 1 माइनस 0.9, ये 0.1 बचेगा, प्लस एन इंटू 0.9। अब ये सॉल्यूट पार्टिकल हैं जिनकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो रिलेटिव लोवरिंग का फार्मूला है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। ठीक है। यहाँ पी नॉट क्या है, सॉल्वेंट प्योर है उसका वेपर प्रेशर, पी है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और एक्स सॉल्यूट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है। लेकिन अगर डाइल्यूटेड हो सॉल्यूशन, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए इसी को हम लिखते हैं पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट इफेक्टिव जो भी आ रहे हैं अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। भाई डाइल्यूटेड हम क्यों बोल रहे हैं आखिर, तुम यहाँ देखो कि सॉल्यूट के मोल तो 0.1 लिए थे, थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। सॉल्वेंट 1.8 केजी है, वाटर 1.8 केजी का मतलब 1800 ग्राम।
और 1800 ग्राम मतलब इसके 100 मोल पड़े हुए हैं। तो अगर 100 मोल सॉल्वेंट के हैं, 0.1 मोल लगभग सॉल्यूट के हैं, तो क्या बोलोगे, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट निग्लिजिबल है कि नहीं? तो मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे मोल रेशियो की फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसमें जरा वैल्यू रखते हैं। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, तो पी नॉट हमारे पास 60 है, पी की वैल्यू 59.724 है, डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के थे 0.1 इंटू 0.1 प्लस एन इंटू 0.9, और सॉल्वेंट है 1.8 kg। इसका मतलब 1.8 इंटू 1000 करा, मास आ गया ग्राम में, मोलर मास 18 से डिवाइड किया तो ये आ गया। तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.1 प्लस एन इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई 1000। और इधर राइट वाली वैल्यू देखें, ये वैल्यू बन जाएगी ये आ रही है वैल्यू 0.276 डिवाइडेड बाई 60। 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, तो ये 0.1 प्लस एन इंटू 0.9 इक्वल टू 276 बाई 60, और ये आ रहा है 4.6। तो n इंटू 0.9 अगर देखोगे तो दिस इज 4.5, तो n की वैल्यू आ रही है 5। इसका मतलब सॉल्ट हमें नंबर ऑफ आयंस कितने देगा सॉल्यूशन में, 5 आयंस देगा पर फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ध्यान से करना था। यहाँ डाइल्यूट का अप्रोक्सीमेशन अगर ना भी लेते, हम पूरा ही फार्मूला लगा देते ये वाला, तो भी ऐसा नहीं आंसर पे फर्क आता। एन की वैल्यू अभी एग्जैक्ट 5 आ रही है, फिर अप्रोक्सीमेटली 5 आती, 5 के क्लोज आती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है 21 का। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 0.1 मोलैलिटी का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है x, इसको हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन ए। अब इस सॉल्यूशन ए में 0.1 मोलर इक्वल वॉल्यूम मिलाते हैं बेरियम क्लोराइड का, तो मिक्स होने के बाद जो बनता है उसको बोल रहे हैं सॉल्यूशन बी। और डिफरेंस ए बी के बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो y इंटू 10⁻⁻2 है। तो हमें बताना है कि भाई x और y के वैल्यूज क्या क्या हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह दिए हैं। तो ठीक है भाई, अब पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन ए की। सॉल्यूशन ए में 0.1 मोल सिल्वर नाइट्रेट है, क्वांटा फैक्टर 100% डिसोसिएशन माने तो 2 लिखेंगे। तो इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं डेल्टा टी बी सॉल्यूशन ए के लिए, बॉइलिंग पॉइंट -100। भाई ये हमने क्या लिखा, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू 0.1। तो यहाँ से x आ रहा है 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला आंसर तो भाई आ गया 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सेकंड केस में हमसे ये बोला जा रहा है कि इस सॉल्यूशन ए में हम मिलाते हैं बेरियम क्लोराइड 0.1 मोलैलिटी का, तो हम दोनों का क्या इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं।
तो इसका भी मान लो VmL लिया, इसका भी VmL लिया, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया। अच्छा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन तो है, इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा डबल, कंसंट्रेशन हो जाएगी आधी। तो मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन ए है उसमें था AgNO3, उसकी मोलैलिटी क्या लिखोगे, 0.1/2। और ये जो हमने मिलाया है BaCl2, इसकी मोलैलिटी भी 0.1/2 लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, बनाएंगे AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस BaNO3, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है भाई, AgCl का बनेगा प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट से कोई आयन नहीं आता। अब रिएक्शन अगर बैलेंस करके लिख लें तो ये बैलेंस रिएक्शन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन दिख रहा है, AgNO3, तो ये तो खत्म हो जाएगा। इसकी रिएक्शन से BaCl2 0.1/4 इतने मोलर, और BaNO3 होल ट्वाइस, ये कितना बनेगा, ये भी बनेगा स्टोइकोमेट्री के हिसाब से 0.1/4। ठीक, तो दो सॉल्यूट है, उनकी मोलैलिटी सेम सॉल्वेंट है, 0.1/4 0.1/4 है, और वांट ऑफ फैक्टर इसका भी 3 है, और वांट ऑफ फैक्टर इसका भी 3 है। अब बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालें इस सॉल्यूशन बी का, तो डेल्टा TB ऑफ बी बोल रहे हैं, तो इसको TB ऑफ बी -100 इक्वल टू KB इंटू इफेक्टिव मोलैलिटी। इफेक्टिव मोलैलिटी 0.1/4 इंटू 3 प्लस 0.1/4 इंटू 3, ऐसे लिखेंगे। तो ये फाइनल कितनी वैल्यू आ गई, जरा चेक कर लिया जाए। तो ये आ जाएगा 0.075 आ रहा है भाई। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन बी का जो है वो 100.075 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन ए का है और बी का है, इनमें डिफरेंस जो है वो y इंटू 10⁻⁻2 है। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ए बी के इतना है। अच्छा, सॉल्यूशन ए का बॉइलिंग पॉइंट 100.1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले वाले का 100.1 है, मिक्सचर का 100.075 है, तो ये डिफरेंस आ गया 0.025 का, या इसको हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻2। इसका मतलब अगर यहाँ से कंपेयर करें तो y की वैल्यू हमें दिख रही है 2.5। ठीक है, y इज 2.5। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर नजर आ रहा है 2.5। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, मिक्सिंग ऑफ टू रिएक्टिंग सॉल्यूशन था, और फाइनली हमें कैलकुलेशन करनी थी बॉइलिंग पॉइंट की एंड फर्दर डिफरेंस कितना है उसकी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 2020 का है। अब इसमें लिक्विड ए बी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं किसी भी कंपोजिशन पर, और दो इस तरह के सॉल्यूशन है जिनमें मोल फ्रैक्शन 0.25 एंड 0.5 है ए का। टोटल वेपर प्रेशर 0.3 एंड 0.4 बार है। तो हमें वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड बी का बताना है। ठीक है,
तो भाई सॉल्यूशन 1 अगर देखें तो उसमें एक्सए की वैल्यू 0.25 है। सॉल्यूशन 2 में एक्सए की वैल्यू 0.5 है। ठीक है, अब हमें प्योर वेपर प्रेशर मतलब बताना है लिक्विड बी का। अब लिक्विड बी का अगर प्योर वेपर प्रेशर बताना है तो ए का वेपर प्रेशर प्योर वाला पी नॉट ए मान लेते हैं, बी का पी नॉट बी मान लेते हैं। तो अगर इक्वेशन बनाएं तो हम ऐसे लिखेंगे पहले केस में पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी टोटल पहला वाला दिया है 0.3। इसमें मोल फ्रैक्शन ए का 0.25 है। अच्छा, ए का 0.25 है तो बी का 0.75 होगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन रही है और एक इक्वेशन बन रही है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन सॉल्यूशन 2 के लिए बना सकते हैं। यहाँ 0.4 बार है प्रेशर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू, इसमें मोल फ्रैक्शन है 0.5, तो बी का भी 0.5 होगा। थोड़ी सी अगर सिंप्लीफाई की जाए तो सेकेंड इक्वेशन से मिल रहा है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इक्वल टू 0.8, और पहली इक्वेशन से 0.25 से अगर डिवाइड कर दें पूरी चीज को तो ये पी नॉट ए प्लस 3 इंटू पी नॉट बी इक्वल टू, ये मिल जाएगा 0.4। तो ये दो इक्वेशन हमें सिंप्लीफाई करनी है। नहीं, ये 0.4 नहीं मिल रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। हमने 0.25 से डिवाइड किया है ना, तो ये 1.2 आ रहा है। तो अब इनको सिंपल करना है बस। देखो इक्वेशन 1 2 का अगर डिफरेंस करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 2p0b इक्वल टू 0.4। तो p0b की वैल्यू 0.2 बार दिखेगी। बिल्कुल इजी डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है ये। और लिक्विड सॉल्यूशन पे नोटिस करोगे तो कठिन क्वेश्चन कभी कभी आता है, बाकी नॉर्मली आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे तो आंसर अपना हो गया 0.2 बार। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ अगला क्वेश्चन ये जेई 2019 का है, और जेई 2019 का है तो इसमें बोल रहे हैं कि 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट को 39 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर 650 से 640 हो जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। ठीक है, मोलर मास एंड मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट्स वैल्यू दी गई है। ठीक है भाई, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हमें दिया है, तो यहां से एक काम करते हैं कि हम ये पता लगा लेते हैं, क्योंकि हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो हमें इसका मोलर मास लाना पड़ेगा, मतलब मोल कितने हैं वो पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं कि पहले प्रेशर है 650, सॉल्यूट मिलाने के बाद हो गया 640, तो 650 माइनस 640 अपॉन 650, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो ये वैल्यू आ गई
1/65। अब 1/65 आ गई, तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा TF चाहिए, एंड दिस इज KF इनटू मोलैलिटी। तो हम किसी तरह मोलैलिटी ले आए स्मॉल फ्रैक्शन से तो काम बन जाएगा। तो देखो, इसको लिखने का तरीका हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 1/65 है। इसका मतलब टोटल मोल अगर 65 लें, सॉल्यूट के मोल अगर 65 लें, तो सॉल्यूट का मोल इसमें कितना होगा? 1। सॉल्वेंट का मोल कितना होगा? 64। लिख सकते हैं कि नहीं? सॉल्यूट का मोल 1, सॉल्वेंट का मोल 64। तो मोलैलिटी हो गई मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो 64 तो मोल है सॉल्वेंट के, मोलर मास सॉल्वेंट का है 78। तो 64 इंटू 78 ये मास हुआ सॉल्वेंट का, और किलोग्राम में तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये मोलैलिटी आ गई। अब KF की वैल्यू हमें 5.12 दी है, और इंटू मोलैलिटी। ये क्वेश्चन भी मतलब कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, रूटीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग करते रहते हो, तो कोई समस्या नहीं है इसमें। तो ये वैल्यू अगर चेक करें तो ये आ जाएगी तो ये लगभग 1.0256 समथिंग ऐसी बन रही वैल्यू। 1.0256। ठीक है। अब जेई ने जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, वो बेसिकली दिया है 0.97 से 1.06। जेई ने रेंज दे दी कि इस रेंज के अंदर आ रहा है तो करेक्ट है। मतलब अगर कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे भी करोगे तो भी इस रेंज में ही रहोगे। ठीक है ना? तो आ तो रहा है इतना लगभग, लेकिन जेई का जो आंसर है वो रेंज है पूरी, कि इस रेंज में कहीं भी आता है तो करेक्ट माना जाएगा। तो बहुत बार जहाँ कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल होती है, वहाँ क्वेश्चन में रेंज दे दी जाती है, ताकि तुम थोड़ी भी ऊपर नीचे कर भी लो कैलकुलेशन अगर, तो भी आंसर से डाइवर्ट ना हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2018 का है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है वैसे तो ये, कि AB आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं ओवरऑल रेंज के लिए। तो जब इक्विमोलर हम लेते हैं AB का सॉल्यूशन, जिसमें AB इक्वल मोल है, तो वेपर प्रेशर 45 टॉर आता है। और नया सॉल्यूशन हमने AB का बनाया है, जिसमें मोल फ्रैक्शन XA एंड XB है, तो प्रेशर 22.5 आ रहा है। तो हमें XA XB का रेशियो बताना है, और प्योर A का हमें 20 टॉर दिया है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसमें देखो कि अगर भाई पहले केस में टोटल प्रेशर 45 है जब इक्विमोलर लिए, तो ए का अगर हम पी नॉट ए लिखें तो मोल फ्रैक्शन इसका हाफ होगा। बी का प्रेशर पी नॉट बी है, तो इसका मोल फ्रैक्शन भी हाफ। तो यहां से दिख रहा है कि पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी 45 इंटू 2 90 टॉर के बराबर आ रहा है। पी नॉट ए हमें क्वेश्चन में दिया गया है 20 टॉर, तो पी नॉट बी आ जाएगा यहां से 70 टॉर। तो एक काम तो हो गया पी नॉट बी निकालने का। ना अगले केस में टोटल प्रेशर 22.5 दिया है, तो यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं पी नॉट ए इंटू इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी, जिसको हम 1 माइनस एक्स ए लिखेंगे। तो ये इक्वेशन बेसिकली बन रही है 20 इंटू एक्स ए प्लस 70 इंटू 1 माइनस एक्स ए। तो सिंप्लीफाई करें तो 22.5 ये आ जाएगा 70 -50 एक्स ए। तो यहां से एक्स ए की वैल्यू
70 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाई 50। तो ये 0.95 आ रही है, और x से 0.95 है तो x भी 0.05 है। x भी कितना है? 0.05। तो अगर रेशियो करते हैं x से अपॉन एक्स बी, तो ये 95/5, ठीक है, मतलब 19 आ जाएगा रेशियो। तो ये बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और बहुत इजीली नंबर लाए जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई 2018। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रॉपर है, मतलब बड़ा साइज है क्वेश्चन का, तो प्रॉपर पढ़ के समझना पड़ेगा हमें। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि ग्राफ हमको दिया है पीटी कर्व, फेज डायग्राम, और पीटी कर्व दिया है दो सॉल्वेंट एक्स और वाई के लिए, और इनमें आइसोमोलर सॉल्यूशन NaCl का बनाया गया है इन सॉल्वेंट के साथ, सेम मोलैलिटी का NaCl सॉल्यूशन। तो ग्राफ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे ग्राफ 1-2 तो सॉल्वेंट एक्स के रिस्पेक्ट में है, और ग्राफ 3-4 सॉल्वेंट वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट पहले सॉल्वेंट एक्स का था 360, लेकिन NaCl मिलाने के बाद हो गया 362। दूसरे केस में सॉल्वेंट वाई का बॉइलिंग पॉइंट था 367, लेकिन NaCl मिलाने के बाद हो गया 368। तो यहाँ से हम Kb वैल्यू जरूर पता लगा सकते हैं सॉल्वेंट्स की। Kb का रेशियो क्या होगा? क्या करते हैं, जैसे डेल्टा Tb अगर हम x का देखें, जिसमें सॉल्वेंट x है, तो ग्राफ से ये डेल्टा Tb वैल्यू हमको कितनी दिख रही? 2। तो इसको लिख सकते हैं I इंटू Kb वैल्यू x की इंटू मोलैलिटी। अब सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है, NaCl भी सेम है, तो मोलैलिटी सेम ही आएगी। तो ये हमारी एक इक्वेशन नंबर 1 बनी ना। इसी तरह y के लिए डेल्टा Tb, जिसमें y सॉल्वेंट है, वो सॉल्यूशन, ये ग्राफ से हमको इंडिकेट हो रहा है कि ये वैल्यू है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं I इंटू Kb वैल्यू y के केस में, और इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी भी सेम ही है। तो अगर ये दो इक्वेशन का रेशियो कर लिया जाए, तो नोटिस करो, हमें Kb वैल्यू सॉल्वेंट x की और Kb वैल्यू सॉल्वेंट y की, इनका रेशियो मिल रहा है 2:1। तो ये हमारे पास एक डेटा आ गया ग्राफ से। अब हमसे आगे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट S के हम ऐड करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ दिस सॉल्वेंट में। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो x के केस में आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है देन y, और सॉल्यूट जो S है वो डाइमराइज होता है दोनों सॉल्वेंट में, और डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन y में इसकी 0.7 है। तो डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन x में कितनी होगी, ये बोला जा रहा है। तो ध्यान से नोटिस करो, इक्वल मोल मिला रहे हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिला रहे हैं। ठीक है भाई, चेक करते हैं। एक तो ये सॉल्यूट डाइमराइज हो रहा है, और सॉल्यूट डाइमराइज हो रहा है तो 2 मोल S के मिल के बना रहे होंगे H2। हाँ, पूरा 100% नहीं हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन हमको गिवन है कि मान लो 1 मोल है, डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन है अल्फा, तो प्रोडक्ट बनेगा α/2। तो ऐसे में वन टॉप फैक्टर हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस α/2। ठीक। अब सॉल्वेंट एक्स वाला केस लेते हैं, कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एक्स है, इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है डेल्टा Tb x। इसमें मान लो डिग्री ऑफ जो डाइमराइजेशन है वो α1 है, तो वांट ऑफ फैक्टर हम लिखेंगे 1 माइनस α1/2।
इंटू KB और इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी दोनों केसेस में सेम ही होगी सॉल्यूट की, क्योंकि सेम अमाउंट सॉल्यूट का सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिलाया गया है। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई भाई। अब यही सॉल्वेंट Y के लिए, कि जिसमें सॉल्वेंट Y पड़ा हुआ है, उसकी इक्वेशन, तो डेल्टा TB ऑफ Y, डिग्री हम अल्फा 2 मान लेते हैं, तो 1 माइनस अल्फा 2/2 इंटू KB वैल्यू Y की इंटू मोलैलिटी। तो ये हमने लिख ली, ये इक्वेशन नंबर 4 सपोज। अगर इन दो इक्वेशन का रेशियो ले लें, इन दो इक्वेशन का रेशियो ले लें, तो रेशियो इस तरीके से हम ले सकते हैं कि डेल्टा TB वैल्यू X की डिवाइडेड बाय डेल्टा TB वैल्यू Y की इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 2/2 इंटू KB वैल्यू X की बाई KB वैल्यू Y की। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो पढ़ो। क्वेश्चन में तुमको ये दिया जा रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट X में 3 टाइम्स है Y। इसका मतलब डेल्टा TB वैल्यू जो X में है वो 3 टाइम्स डेल्टा TB Y है। और सॉल्यूट का डाइमराइजेशन होता है, तो डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन Y में इसकी 0.7 है और KB वैल्यू का रेशियो 2:1 है। तो हमें डेटा से दिख रहा है डेल्टा TB X अपॉन डेल्टा TB Y, तो आ गया 3। सॉल्वेंट X में डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन अल्फा 1 है, तो वांट ऑफ फैक्टर ऐसे ही रखेंगे। सॉल्वेंट Y में यही डिग्री कितनी है, 0.7, तो अल्फा 2 की वैल्यू 0.7 दी है। KB वैल्यू X अपॉन Y, ये रेशियो आ रहा है 2। तो अगर यहाँ से नोटिस करो तो ये आ जाएगा, 2 को लेफ्ट में भेज देते हैं, 3/2 हो गया 1.5 इंटू 0.7/2 हो गया 0.35 और 1 माइनस 0.35, ये 0.65। ये वैल्यू आ रही है 1 माइनस अल्फा 1/2 की। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज चेक कर लेते हैं कितनी कितनी है। तो सबसे पहले तो ये 1.5 इंटू 0.65 जो है, ये 0.975 है। तो अल्फा 1/2 ये 0.025 आ रहा है, तो अल्फा 1 की वैल्यू 0.05 आ रही है। ठीक है, तो अल्फा 1 इस केस में आ रहा है सॉल्वेंट X में डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन 0.05। देखो क्वेश्चन में कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में बड़ा है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस को हमें ध्यान से पढ़ते जाना है और स्टेप बाय स्टेप जैसा बोला जाए वैसी अप्रोच सेट कर लेनी है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक चेक करते हैं। ये JEE 2017 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है मिक्स करके लिक्विड L और M को, और वेपर प्रेशर L का प्लॉट कर रहे हैं अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ M। अब तुम इसमें एक चीज नोटिस करो कि दिया है कि M का मोल फ्रैक्शन 1 से 0 वेरी कर रहा है, तो L का मोल फ्रैक्शन किधर से किधर वेरी करेगा, 0 से 1 वेरी करेगा कि नहीं, ऐसे। और ये कुछ ग्राफ दिया है, तो जरा एक काम करते हैं, इन दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन कब आता ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन आता अगर सॉल्यूशन आइडियल नेचर का होता, तो स्ट्रेट लाइन आता। अब आइडियल से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या दिखा रहा है सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन।
और पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन फोर्स होते हैं एल और एम के बीच, वो क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे कि नहीं? फोर्स जो होंगे एल एम के बीच वो डिक्रीज हो जाएंगे कि नहीं? अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि बोला क्या जा रहा है एग्जैक्टली। देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट कि अट्रैक्टिव जो फोर्स है, अट्रैक्टिव इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन जो एल और एल के बीच है और एम के बीच है प्योर में, वो स्ट्रॉन्गर है देन दैट ऑफ एल एम। तो ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। एल एम में क्या हो गया? फोर्स डिक्रीज हो गया। तो प्योर कंपोनेंट में एल और एल के बीच जो लग रहा है, एम और एम के बीच जो लग रहा है, उसके रिस्पेक्ट में एल एम के बीच फोर्स कम लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। दूसरा बोलना है कि पॉइंट जो जेड है ये वाला रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम। भाई ये तो गड़बड़ है, क्योंकि पॉइंट जेड वाले पे देखो एक्सएल की वैल्यू 1 है ना, और एक्सएल 1 है, इसका मतलब प्योर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट जेड, प्योर एम को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तीसरा, पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एल, उसी के अपोजिट लिखा है तो ये सही है। राउट लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सएल टेंडिंग टू 1। देखो जब एक्सएल 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है कि नहीं? और स्ट्रेट लाइन जा रहा है इसका मतलब राउट लॉ फॉलो हो रहा है। तो ग्राफ का ये जो पोर्शन है, ग्राफ का ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में अगर तुम नोटिस करो तो ये राउट लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, तो सी वाला तो भाई करेक्ट निकल रहा है। नाउ डी, डी में बोलना है पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम। तो ये गलती लिख दिया फिर से, है ना? तो पॉइंट जेड एम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है बल्कि प्योर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो इस तरीके से एक एक करके स्टेटमेंट हम रीड करते चले जाएंगे। देखो ये जेई एडवांस 2017 का है और इसमें हमें ग्राफ अलग अलग दिए हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के, और हमसे बोला जा रहा है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो ये है जब इसमें 34.5 ग्राम इथेनॉल ऐड करते हैं 500 ग्राम वाटर में। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है। केएफ की वैल्यू हमें दी गई है और पूछा है कौन सा ग्राफ करेक्ट इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई हमें पता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी, लेकिन आई की वैल्यू तो एथेनॉल के लिए होगी 1, कोवेलेंट नेचर का है, तो सिंपल के एफ इंटू मोलेलिटी। के एफ है 2। अब मोलेलिटी क्या लिखें? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल निकालने के लिए मास एथेनॉल का अपॉन मोलर मास, दिस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 आ रही है। इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है 3। अब देखो सी और बी को तो देखते ही गलत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ नीचे नहीं जाता ये पार्ट बल्कि ऊपर जाता है, तो ये तो वैसे ही कर्व ही गलत बना रखे। अब इन दोनों में चेक करते हैं। तो यहाँ दिख रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो 3 है, जबकि यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 ही है। तो फर्स्ट वाला भी रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर क्या मिल गया? डी ऑप्शन। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू ये ग्राफ दिखा रहा है 3। क्लियर है पॉइंट? सीधा क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है ये जेई
एडवांस 2016 का है। ये आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के एग्जाम्पल्स अपने को याद कर लेने चाहिए, बहुत पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम्पल देख के हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो बेटर रहेगा एग्जाम्पल याद रहे। बाकी बॉन्डिंग फोर्सेस के थ्रू आप आइडिया तो लगा सकते हो कि कौन सा डेविएशन है। अब पॉजिटिव डेविएशन बोला जा रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कि इंटरेक्शन फोर्स की वैल्यू जो है, मान लो ए और बी दो लिक्विड मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद जो इनका सॉल्यूशन बन रहा है, तो सॉल्यूशन में ए बी के बीच इंटरेक्शन फोर्स क्या होने चाहिए? अगर वीक है तो उस केस में ये सॉल्यूशन दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन। तो हमें क्या चाहिए? वीक फोर्स जिसमें आ रहे हो रिलेटिवली प्योर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में, ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने का तरीका क्या है कि जब भी दो कंपोनेंट मिला रहे हैं, एक तो उनका नेचर अलग होना चाहिए, डिफरेंट, और दूसरा उनमें किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं नजर आनी चाहिए, तभी तुम बोल सकते हो पॉजिटिव डेविएशन वाले। ठीक है, अब जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मेथनॉल। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मेथनॉल नेचर तो डिफरेंट है। मेथनॉल में कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जब कार्बन टेट्राक्लोराइड डालोगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता चला जाएगा? वीक करता चला जाएगा, ब्रेक करता चला जाएगा। और ब्रेक करता चला जाएगा तो इंटरेक्शन फोर्स इन दोनों के बीच कैसे हैं? वीक। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है, ये वाला एग्जाम्पल जो दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। अब कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन को अगर देखोगे तो भाई एक थोड़ा पोलर नेचर का है और एक नॉन पोलर नेचर का है, तो दोनों में इंटरेक्शन फोर्स ही अलग अलग है। पोलर में तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा और नॉन पोलर में वंडरवॉल। तो इसका मतलब दोनों आपस में तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे ना प्रॉपरली। तो ये एग्जाम्पल भी क्या दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। तीसरा बेंजीन टॉलुइन। अब ये तो याद ही होगा, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है कि भाई बेंजीन और टॉलुइन दोनों ही नॉन पोलर है, मोलर मास भी इनके ज्यादा डिफरेंस नहीं है बड़ा, तो इनका मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। तो मतलब ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तीसरा हो गया आइडियल। अब चौथा, फिनॉल एंड एनाइलिन। तो फिनॉल और एनाइलिन नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन वाले अपने दो ही एग्जाम्पल हुए जो लिखे हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहा? ए बी। तो हमें भाई बॉन्डिंग फोर्सेस का आइडिया होना चाहिए, बाकी एग्जाम्पल भी याद रखो ताकि कोई कंफ्यूजन बड़ा ना फंसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में अगर देखो, ये जेई 2015 का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट 0.001 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का, जो कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना आ रहा है -0.0558। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पूछे कितने हैं। तो हमें पता है कि +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाले जो हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? मेटल जहां +3 में हो, ये जनरली 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। इसका मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसके अंदर टोटल 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होने चाहिए और बाकी आयनाइजेशन स्फीयर में रिमेनिंग पार्ट। ठीक, अब इसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर चेक करेंगे कैलकुलेशन के बेसिस पर। तो देखते हैं। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है तो डेल्टा टी एफ हम लिख सकते हैं आई इंटू के एफ इंटू मोलरिटी। तो डेल्टा टी एफ हो गया टी एफ माइनस टी एफ डैश, तो वैल्यू 0.0558 आएगी। आई की वैल्यू अभी चेक करनी है। के एफ आएगा 1.86 और मोलरिटी दी है 0.01। तो यहां से देखो तो आई कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है? 3।
अब 1/3 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 पार्टिकल सॉल्यूशन में देगा। अब 3 पार्टिकल कैसे देगा? एक पार्टिकल तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया और 2 पार्टिकल बाहर होंगे, होंगे कि नहीं? तो अगर ऐसा है तो तुम ये देख सकते हो कि कोबाल्ट के साथ एक क्लोराइड तो अंदर रहेगा और बाकी 2 क्लोराइड बाहर रहेंगे आयनाइजेशन स्फीयर में। तभी इसको डिसॉल्व करोगे तो ये 3 पार्टिकल देगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट तो स्टेबल होता है, इजिली ब्रेक नहीं होता। तो अमोनिया रिमेनिंग होंगे, तो क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होना है, तो अमोनिया कितने होंगे? 5। तो ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब हमसे पूछा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नंबर ऑफ क्लोराइड, तो नंबर ऑफ क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने दिख रहे हैं? 1 दिख रहा है, राइट? तो क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 1। क्लियर है? इस तरह के भी क्वेश्चन रेगुलर हैं, पूछे जाते हैं कई बार। भाई ये क्वेश्चन अगर देखो तो जेईई एडवांस 2014 में आया था बेसिकली। इसमें MX2 दिया है जिसका आयनाइजेशन M+2 और X- में हो रहा है और डिग्री की वैल्यू 0.5 है। तो हमें रेशियो पूछा है ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू दी, अगर आयनाइजेशन नहीं होता MX2 का उस केस में क्या है, ये पूछा है हमसे। तो देखो, हम अगर बात करें कि डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड, तो ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल वैल्यू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी लिखते हैं, और डेल्टा TF अगर हम बात करें थ्योरेटिकल, ठीक है, या कैलकुलेटेड, तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो हम सिंपली KF इंटू मोलैलिटी लिखते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं सॉल्यूशन में हो क्या रहा है। तो हमें एक्चुअल में डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा TF थ्योरेटिकल ही पूछा जा रहा है। और तुम्हें दिख रहा है कि ये रेशियो किसके बराबर होगा? ये वन टॉप फैक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन में वन टॉप फैक्टर पूछा है। तो अगर MX2 का आयनाइजेशन लिखें तो ये सॉल्यूशन में M+2 और X- दे रहा है। तो अगर इसका 1 मोल लिया जाए, डिग्री अल्फा है, तो प्रोडक्ट अल्फा एंड 2 अल्फा बनेंगे। तो वन टॉप फैक्टर 1+2 अल्फा निकाल सकते हो, और अल्फा की वैल्यू 0.5 है। अल्फा की वैल्यू 0.5 है, तो ये आ जाएगा 2। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का रहेगा 2। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ये जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है और सीधा थ्योरेटिकली है। इसमें बोलना है कि बेंजीन एंड नैप्थलीन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ट्रू क्या है? तो मतलब हमें आइडियल के पॉइंट देने हैं। तो भाई आइडियल सॉल्यूशन जब बनता है तो इसमें नोटिस करो कि डेल्टा H मिक्सिंग होता है 0, डेल्टा V मिक्सिंग होता है 0, राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं ये, और डिसऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज होती है जब भी हम मिक्सिंग करते हैं दो कंपोनेंट की, तो मिक्सिंग में क्या होता है? डिसऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होती है तो इस केस में मिक्स करके अगर फाइनल सॉल्यूशन बनाओगे भी तो मिक्सिंग में डेल्टा S सिस्टम का पॉजिटिव आएगा। अगर ये भी हम कंपोनेंट मिला के बनाते हैं सॉल्यूशन तो डिसऑर्डर तो इंक्रीज होगा, तो डेल्टा S सिस्टम ये तो पॉजिटिव आना ही है। अच्छा, अब डेल्टा S सराउंडिंग याद करो, -Q/T लिखते हैं कि नहीं? और -Q/T तो हीट चेंज तो 0 ही है, तो डेल्टा S सराउंडिंग की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, और डेल्टा G
अब तुम्हें पता है कि डेल्टा जी माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल होता है, और तुम अगर यहां से नोटिस करो तो डेल्टा एस टोटल कैसा है, पॉजिटिव, और डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। तो पहला बोल रहे हैं डेल्टा जी पॉजिटिव, गलत है। दूसरा डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव, सही है। तीसरा डेल्टा एच सराउंडिंग जीरो, ये भी सही है। और चौथा डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन का है दैट इज बी सी डी। क्लियर है पॉइंट? नाउ अगला क्वेश्चन ये जेई एडवांस 2011 का है। कठिन तो नहीं है, निकाल सकते हैं बिजली। ये 2011 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 2 डिग्री, और कंसंट्रेशन सॉल्यूट की हमें एज्यूम करनी है मच लोअर देन सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होगा? इसका मतलब ये हो गया कि एक्स सॉल्यूट जो है उसको हम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। ठीक है भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन है डाइल्यूट, इसीलिए लैंग्वेज लिख के दी है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो ये अप्रोक्सीमेशन लेना है। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी हम लिख सकते हैं के बी इंटू मोलेलिटी। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू है 2, के बी क्वेश्चन में 0.76 दिया है, तो यहां से मोलेलिटी आ जाएगी। तो मोलेलिटी की वैल्यू 2/0.76। ठीक है, ऐसे ही रख देते हैं, 2/0.76। अब हमसे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछा है, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछा है, तो अब एक चीज देखो कि बॉइलिंग पॉइंट पर बात हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा? पी सॉल्वेंट, जिसको हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 760 होगा mmHg, और हमें पी सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो अगर देखो तो पी सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी सॉल्वेंट, ये हम मोल रेशियो लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, मोलेलिटी अगर 2/0.76 है, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट अगर हम 1000 ग्राम लें तो सॉल्यूट कितना होगा? सॉल्यूट 2/0.76 मोल होगा, होगा कि नहीं? और 1000 ग्राम सॉल्वेंट का मतलब 1000/18 मोल है, तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, 2/0.76 डिवाइडेड बाई 1000/18। तो जरा इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलना है कैलकुलेशन। इधर ये हो जाएगा 18 इंटू 236 अपॉन 760, 36 अपॉन 760 आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। चलो इसी पे करते हैं फिनिश। तो यहाँ से P की वैल्यू हमारी निकलेगी कि 760, तो भाई ये कटा जा रहा है, तो ये बन गया 760 माइनस 36, तो 724 आ रहा है। P का वैल्यू अगर नोटिस करो तो 724 हमें दिख रहा है। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर है?
तो आंसर ए पार्ट। यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना कि हमें जब बोला गया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का अप्रोक्सीमेशन ले लिया है, ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। हमारा एग्जैक्ट आंसर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है। चलो एक और चेक करते हैं। 2011 में एक क्वेश्चन और आया था कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जिसमें 0.1 ग्राम K3FeCN6 है 100 ग्राम वाटर में, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं दिया है तो हम ऐसे में 100% आयनाइजेशन मान के चलेंगे। ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट तो स्टेबल है, लेकिन ये वाला अगर देखोगे तो यहाँ से ब्रेक होगा, तो 100% आयनाइजेशन लेके चलेंगे। तो वन टॉप फैक्टर क्या ले लिया जाए? 4 पार्टिकल देगा ये, तो वन टॉप फैक्टर इस केस में हो गया 4। तो डेल्टा टी एफ हम लिख पाएंगे आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी में 0.1 ग्राम दिया है, मोलर मास 329 है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये आ रहा है 4 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाई 329। तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 0.0226 अप्रोक्स लिख दी मैंने, इतनी वैल्यू ये आ रही है। अच्छा, डेल्टा टीएफ को क्या लिखेंगे? टीएफ माइनस टीएफ डैश। तो टीएफ अगर देखें तो 0 होता है, माइनस टीएफ डैश इक्वल टू दिस वन। तो टीएफ डैश की वैल्यू -0.0226 है, या 10⁻⁻² में लिखें तो -2.26 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, 2.26 को अप्रोक्स करके दे दिया है -2.3 इंटू 10⁻⁻²। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन का जो आ रहा है दैट इज ए ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस चीज का ध्यान रखना, जब ये दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम 100% आयनाइजेशन मान लेंगे और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई में 2009 में आया था, हेनरी लॉ पर बेस कि सॉल्युबिलिटी N2 गैस की जो है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी हमें N2 गैस का ये दिया है वाटर में। मोल फ्रैक्शन N2 का एयर में 0.8 है, तो मोल N2 के एयर से जो डिसॉल्व हो रहे हैं 10 मोल वाटर में, वो हमें बताने हैं। प्रेशर कितना दिया है एयर का? 5 atm। तो भाई देखो, हमें हेनरी लॉ पता है कि N2 पे अगर लगाएं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू KH ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर। ऐसे ही लगेगा हेनरी लॉ। अब पार्शियल प्रेशर हमको पता है कि टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 टोटल प्रेशर ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वेपर। तो एयर का टोटल प्रेशर हमको 5 atm दिया है, और एयर का टोटल प्रेशर 5 atm है, तो मोल फ्रैक्शन N2 का इसमें 0.8 है। तो एक्चुअल में N2 का पार्शियल प्रेशर जो हमें दिखेगा दैट इज 4 atm। अब N2 का पार्शियल प्रेशर 4 atm है, KH की वैल्यू 10⁵ atm दी हुई है इंटू एक्स N2। अब एक्स N2 की तुम वैल्यू देखो, ये आ रही है 4 इंटू 10⁻⁻5। अब तुम्हें पता है कि एक्स N2 वैसे तो मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ H2O होता है, लेकिन अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, तो इस कंडीशन में क्या लिखोगे? इसको मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ H2O लिख सकते हैं डायरेक्टली।
तो ये x N2 जो है वो मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ H2O लिख सकते हैं डायरेक्टली। और ये वैल्यू 4 × 10⁻⁻5। तो मोल ऑफ H2O इंटू 4 × 10⁻⁻5। तो ये 4 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। इतने मोल N2 के 10 मोल वाटर में डिसॉल्व है। दिस इज आंसर। तो आंसर अगर देखें तो हमें मिल रहा है सीधे ए ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है क्वेश्चन? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया था हेनरी लॉ के कॉन्सेप्ट पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है और ये जेई 2008 का है। काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इसमें हमें पैराग्राफ दिया है और इसमें दिया है कि सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं एथेनॉल एंड वाटर को मिक्स करके, और इसमें मोल फ्रैक्शन एथेनॉल का जो है मिक्सचर में दैट इज 0.9। सॉल्यूशन एम में एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.9 है और ये बहुत सारा डेटा दिया है एथेनॉल और वाटर के बारे में। और फिर पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट एम का, लेकिन साथ में एक लाइन लिखी है कि आंसर करते समय हमें सॉल्यूशन को आइडियल मानना है एंड जो सॉल्यूट है उसको नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करना है। ठीक है भाई, चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं इसका कि सॉल्यूशन एम का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो अगर सॉल्यूशन एम है तो सॉल्यूशन एम क्या है? इथेनॉल जो है प्लस वाटर, और इसमें मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो इथेनॉल की तो 0.9 और मोल फ्रैक्शन वाटर का फिर 0.1 होगा। इसमें किसको सॉल्यूट बोला जाए भाई? ऐसे केस में तो फिर वाटर को हम बोलेंगे सॉल्यूट और एथेनॉल होगा सॉल्वेंट। और सॉल्यूट को हमें कंसीडर करना है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक। अब इसका मतलब जब फ्रीजिंग पॉइंट तुम सॉल्यूशन का निकालोगे और फार्मूला लगाओगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, तो भाई ये के एफ किसका लेना पड़ेगा? याद करो ये के एफ होता है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ डेल्टा टी एफ में भी जो हम टी एफ माइनस टी एफ डैश लिखते हैं, तो टी एफ डैश तो होता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और टी एफ होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सब सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज हैं। अब मोल फ्रैक्शन अगर इतना दिया है तो एक काम करते हैं कि अगर हम टोटल मोल 1 मान लें तो इथेनॉल का मोल हो गया 0.9, वाटर का हो गया 0.1। अब हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो सॉल्यूट के मोल चाहिए और सॉल्वेंट का मास चाहिए किलोग्राम में। तो एथेनॉल का मोलर मास 46 है, तो 46 है तो मास कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो 46 इंटू 0.9 ये वैल्यू 41.4 ग्राम आ रही है। तो अब देखें टीएफ, अब टीएफ किसका लेना है? टीएफ लेना है हमें सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट है एथेनॉल। तो जरा एथेनॉल का तुम टीएफ वाला डेटा ढूंढो। तो एथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना है? 155.7। ठीक है, और केएफ भी एथेनॉल का चाहिए, तो एथेनॉल का केएफ वैल्यू है 2। तो इस तरीके से लिखेंगे 155.7 माइनस टी एफ डैश इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो ये राइट साइड जो आ रहा है ये
4.83 आ रहा है लगभग। तो TF डैश जो आएगा 155.7 माइनस 4.83। तो ये TF की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अच्छा, अब एक चीज और नोटिस करना कि ये सारी वैल्यूज केल्विन वाली हैं, तो ये केल्विन में ही आएगा फिर। तो ये वैल्यू आ जाएगा 150.86 आ रहा है लगभग लगभग। इसको बोल सकते हो 150.9 केल्विन अप्रोक्स। ठीक है। अच्छा, अब TF डैश किस ऑप्शन में इतना दिख रहा है? तो हमें ये डी ऑप्शन में नजर आ रहा है क्लियर, इतनी वैल्यू। तो पहले का आंसर हो गया डी। अब भाई इसमें गड़बड़ ये होती है कि लोग वाटर को ही सॉल्वेंट मानते हैं और उसका ही सारा वैल्यू लेके सॉल्व कर देते हैं, तो तुरंत गलत हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, ये क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अगला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर कितना है सॉल्यूशन एम का। तो यही वाला सॉल्यूशन है जिसमें वेपर प्रेशर बताना है, और सॉल्वेंट क्या है, एथेनॉल। तो वेपर प्रेशर अगर बताना है, सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल मान रहे हैं, तो पी एथेनॉल, इसी को हम पी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो पी सॉल्यूशन क्या होगा, पी नॉट प्योर एथेनॉल का इनटू इसका मोल फ्रैक्शन, होगा कि नहीं। तो पी सॉल्यूशन की यही वैल्यू आ जाएगी। अब एथेनॉल का वेपर प्रेशर कितना है प्योर एथेनॉल का, तो ये जरा हम डेटा देखते हैं कि प्योर एथेनॉल का वेपर प्रेशर यहाँ दिया ही होगा। तो वेपर प्रेशर प्योर एथेनॉल का देखो 40 दिया है, सॉल्वेंट एथेनॉल है, और 40 दिया है, तो यहाँ पर एक वैल्यू आई 40, और मोल फ्रैक्शन एथेनॉल का 0.9 है सॉल्यूशन एम में, तो ये आ रहा है 36 mmHg। क्लियर हुआ। इसका मतलब सॉल्यूशन एम में वेपर प्रेशर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है अपने पास 36 mmHg। ठीक है, लगा अच्छा क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है ट्विस्ट। इसमें बोल रहा है वाटर ऐड करते हैं इस सॉल्यूशन एम में, इतना ऐड करते हैं कि मोल फ्रैक्शन वाटर का 0.9 हो जाता है, और ऐसे केस में बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बताना है। तो भाई जब न्यू सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, तो न्यू सॉल्यूशन में वाटर जो है और एथेनॉल, मोल फ्रैक्शन वाटर का 0.9 आ गया है, तो एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.1। इसका मतलब सॉल्यूट कौन है अब, सॉल्यूट एथेनॉल है कि नहीं, सॉल्यूट कौन है, एथेनॉल है कि नहीं। तो ये अब सॉल्यूट है, और वाटर अब सॉल्वेंट का काम करेगा। ट्विस्ट आ गया, एथेनॉल सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। अब वाटर सॉल्वेंट है, तो हमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है कितना होगा। तो इसका मतलब अब जब लगाएंगे इक्वेशन डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी, तो डेल्टा टीबी को जो हम लिखते हैं टीबी डैश माइनस टीबी, इसमें ये टीबी किसका लोगे, टीबी लोगे सॉल्वेंट का मतलब वाटर का, और केबी किसका लोगे, केबी भी लोगे वाटर का। तो अब देखते हैं कितना टीबी और केबी दिया है। तो केबी वैल्यू वाटर की दे रखी है 0.52, और टीबी वैल्यू वाटर की है 373। ठीक है। तो अगर इक्वेशन में रखते हो तो ये आ जाएगा टीबी डैश माइनस टीबी इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी। अब अभी मोल फ्रैक्शन इतना इतना है, तो एक काम कर सकते हैं कि अगर टोटल मोल हम 1 कंसीडर करें,
तो वाटर के मोल 0.9 इसमें दिखेंगे और इथेनॉल 0.1। और इतने मोल हैं अगर वाटर के, तो इसका मास निकाल सकते हैं, मोल इंटू मोलर मास। तो मोलैलिटी जब आगे लिख रहे हो 0.52 इंटू मोलैलिटी, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये देखो टीबी डैश आ जाएगा 373 प्लस, ये वैल्यू आ गई 3.2। तो टीबी डैश आ रहा है 376.2 केल्विन। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। सेकंड वाले का 36 आया था, बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन है, इसका मतलब जैसे ही लास्ट क्वेश्चन में वाटर ऐड करने पर वाटर कन्वर्ट हुआ सॉल्वेंट में और एथेनॉल सॉल्यूट में, तो अब हम पैरामीटर न्यू सॉल्वेंट के हिसाब से चूज करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन आया था उस समय ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो 2007 का ये क्वेश्चन है। अब इसमें नेप्थोइक एसिड दिया है और 50 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं इसको, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 2 केल्विन ऑब्जर्व होता है। तो वांट ऑफ फैक्टर पूछा है। कुछ है नहीं, सीधा सीधा ही क्वेश्चन ये नजर आ रहा है। तो इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, वांट ऑफ फैक्टर पूछा है, तो ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ तो है 2, आई की वैल्यू हमें निकालनी है, के एफ 1.72 दिया है, और मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब सॉल्यूट का फार्मूला तो दिया है, अब हमें निकालना है इसका मोलर मास। तो चेक कर लेते हैं कितना है। तो ये 172 आ रहा है। तो ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट हमें वाटर बेंजीन दिया है 50 ग्राम, तो 50/1000। ठीक है, तो 50/1000, तो ये दो जीरो हटाएं तो ये कट जाएगा पूरा, और ये कट जाएगा तो ऊपर वैल्यू बच रही है आई इंटू 2/5। तो 2 भी कट गया, तो आई की वैल्यू, एक कुछ मिस हो गया, अच्छा नीचे एक जीरो बच रहा है। एक मिनट, ये आ रही वैल्यू, ऊपर है 20 और नीचे एक 5 का ये कट गया। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ से आ रही है 0.5। तो वांटा फैक्टर गिवन है, मतलब आ रहा है जो कैलकुलेट करके, दैट इज 0.5। तो आंसर क्या हो गया भाई? ए ऑप्शन। सीधा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नाउ ये जेई 2006 में आया था क्वेश्चन। इसमें हमें फिनॉल दिया है 72.5 ग्राम, 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जिससे फिनॉल का डाइमराइजेशन होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है बाई 7 केल्विन। तो टोटल फिनॉल जो डाइमरिक फॉर्म में प्रेजेंट है वो कितना है पूछा है। टोटल फिनॉल डाइमरिक फॉर्म में कितना प्रेजेंट है। तो अच्छा, फिनॉल डाइमर बना रहा है अगर, तो ऐसे लिखते हैं, फिनॉल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दो मॉलिक्यूल जुड़ के डाइमर बना रहे P2। और P2 तो अगर डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन अल्फा है, तो ये अल्फा/2। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 - अल्फा/2 आ जाएगी। अब वांट ऑफ फैक्टर 1 - अल्फा/2,
तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ है 7, आई है 1 माइनस एल्फा बाई 2, के एफ की वैल्यू है 14 और मोलैलिटी मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मोलर मास फिनॉल का अगर चेक करें तो ये हो जाएगा 94। मोलर मास फिनॉल का कितना हो रहा है? 94। ठीक है। अब 94 तो जरा चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू अल्फा की बनेगी। 7 से तो ये जा रहा है 2 और 1 माइनस अल्फा बाई 2 ये आ जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 72.5। तो ये वैल्यू लगभग 0.648 आ रही है अप्रोक्स। अगर बात करें तो 0.65 ही है। अब ये 0.65 है तो अल्फा बाई 2 1 माइनस 0.65 मतलब 0.35। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.7। ठीक है। तो अल्फा 0.7 है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फिनॉल इज इन डाइमेरिक फॉर्म। तो अल्फा परसेंट तो गया है डाइमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होने, लेकिन आउट ऑफ 1 डाइमेरिक फॉर्म में कितना है? अल्फा बाई 2 डाइमेरिक फॉर्म में है, और अल्फा बाई 2 डाइमेरिक फॉर्म में है तो ये डाइमेरिक फॉर्म में 35% फिनॉल है। डाइमेरिक फॉर्म में कितना है? 35% फिनॉल जो है वो डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है भाई, दिस इज इन डाइमेरिक फॉर्म। ना इसी तरह जेई 2005 सीधा ही क्वेश्चन है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 13.44 ग्राम। हमने CuCl2 को 1 kg वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बनाया है, तो इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। अच्छा, अब CuCl2 जो है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो वांटा फैक्टर कितना होगा? 3। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तो आई की वैल्यू हो गई 3, के बी 0.52 और मोलैलिटी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो अब ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 13.44, इसका मोलर मास भी 134.4 है और सॉल्वेंट जो है वो 1 kg है। ठीक है, तो ये तो हो गया 10। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू जो है ये आ गई 3 इंटू 0.52 अपॉन 10। तो 3 इंटू 0.52 अपॉन 10, तो ये लगभग 0.156 है। 0.156 या अप्रॉक्स बोल सकते हो 0.16 बेस्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर इसका कितना रहा? सी ऑप्शन। क्लियर है? ना इसी तरह 2004 में ये क्वेश्चन आया था, सब्जेक्टिव पेपर था, तो ये भी ठीक क्वेश्चन ही है। अब इसमें 1.22 ग्राम बेंजोइक एसिड है और इसको डिसॉल्व करते हैं 100 ग्राम एसीटोन में और 100 ग्राम बेंजीन में। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों में दिया है 0.17 0.13।
तो मॉलिक्यूलर वेट्स एक तो निकालने बेंजोइक एसिड के दोनों सॉल्यूशन में, इसका मतलब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट निकालने हैं सॉल्यूशन में। दूसरा, व्हाट डू यू डिड्यूस आउट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड, उसके बारे में भी बात करना है कि दोनों में कैसा है। ठीक है, तो देखो भाई, अब बेंजोइक एसिड का मोलर मास जो होता है वो 122 है। ये एक्चुअल मोलर मास है। ठीक है, अब एग्जैक्टली सॉल्यूशन में क्या आएगा वो हमें चेक करना है। तो पहले केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम ऐसे लिख रहे हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही तो लिखते हैं। अब आई तुम्हें याद होगा, आई को ऐसे भी लिखा जाता है एम आई बाई एम एफ। एम आई तो इनिशियल मोलर मास, एम एफ फाइनल। तो एम एफ को एम आई बाई आई लिख सकते हो। तो अगर ये एम है तो एम बाई आई ये क्या बना देगा, फाइनल मोलर मास बना देगा। तो इस फार्मूले को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के बी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फाइनल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर है। अब पहले केस में डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.17 है, केबी की वैल्यू 1.7 है, मास 1.22 है, मोलर मास हमें निकालना है, इसको एम एफ 1 बोल ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम है, मतलब 0.1। तो अब अगर देखोगे तो ये हो रहा है 10। तो मोलर मास इस केस में, फर्स्ट केस में जो एसीटोन वाला है, ये आ रहा है 122। ठीक है, सेकेंड केस चेक करते हैं। अब सेकेंड केस चेक करें अगर, तो सेकेंड केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.13 है, और वैल्यू के बी की 2.6 है, और इंटू 1.22 अपॉन फाइनल मोलर मास, दिस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अब यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये आ रहा है मोलर मास फाइनली 244। ठीक है, अब फाइनल मोलर मास अगर 244 है, तो एक तो दोनों में मोलर मास की वैल्यू आ गई, पहला आंसर कि एक में 122 है, दूसरे में 244 है। और 244 का मतलब दो मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के जुड़े हुए हैं कि नहीं, पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया ये। और सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो एक्चुअल मोलर मास था वो 122 था। एसीटोन में एक्चुअल मोलर मास है, इसका मतलब एसीटोन में तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना डिसोसिएशन ना एसोसिएशन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इसलिए मोलर मास आ रहा है डबल। तो इसमें डाइमराइजेशन हो रहा है बेंजोइक एसिड का। तो एसीटोन में नो डाइमराइजेशन, लेकिन बेंजीन में हो रहा है डाइमराइजेशन। किसका डाइमराइजेशन, बेंजोइक एसिड का। तो ये मोलर मास की वैल्यू हमें यही चीज बता रही है। क्लियर है क्वेश्चन। कभी भी ऑब्जर्व्ड मोलर मास अगर निकालना हो तुम्हें, तो फिर वांट ऑफ फैक्टर मत लो, तो जो एम की वैल्यू आएगी वो सीधा ऑब्जर्व्ड मोलर मास आएगा सॉल्यूशन में। ठीक है,
नौ एक क्वेश्चन और है इसी तरह जेई 2004 का। अब इसमें हमें 0.004 मोलर सोडियम सल्फेट है और ये आइसोटोनिक है 0.01 मोलर ग्लूकोज के साथ सेम टेम्परेचर पे। तो एपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी। अच्छा, वैसे तो हम सोडियम सल्फेट को 100% आयनाइजेबल मानते हैं जनरल कैलकुलेशन में, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही पूछ दिया गया है डिग्री, तो फिर इसको पार्शली आयनाइजेबल मानते हुए सारी कैलकुलेशन करोगे। और पार्शली आयनाइजेबल मानते हुए करें तो डिग्री अगर इसकी अल्फा है तो प्रोडक्ट बनेगा 2 अल्फा अल्फा। तो वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 1 + 2 अल्फा। ठीक। अब दोनों आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे, ग्लूकोज सॉल्यूशन का भी, सोडियम सल्फेट का भी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर तो पाई इक्वल टू आई सी आर टी होता है। अब आर टी की वैल्यू तो सेम ही है दोनों के लिए, इसका मतलब हम बोल सकते हैं I1C1 इक्वल टू I2C2। तो सोडियम सल्फेट का I1 जो है वो 1 + 2 अल्फा, C1 जो है कंसंट्रेशन 0.004 है, ग्लूकोज का I होता है 1 क्योंकि इसका कोई डिसोसिएशन नहीं होता और इसकी कंसंट्रेशन है 0.01। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे वैल्यू। तो 1 + 2 अल्फा, ये वैल्यू जो आ जाएगी अपनी कि 0.01 जो है उसको 0.004 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ रही 2.5। और 2.5 तो 2 अल्फा हो गया 1.5 और अल्फा की वैल्यू 0.75। अल्फा 0.75 का मतलब 75% इसका डिसोसिएशन हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि वैसे तो हम इसको 100% आयनाइजेबल मान के चलते हैं, लेकिन अब अगर क्वेश्चन में ही तुमसे पूछा है तो फिर उसको पार्शली आयनाइजेबल मान के कैलकुलेशन करोगे। कई बार इस तरह की लैंग्वेज दी जाती है क्वेश्चन में। नो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये 2003 का है, बेसिक थ्योरी वाला क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व्ड। भाई जब फ्रीजिंग पॉइंट पर बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट पर, तो फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉल्वेंट जो है इसका सॉलिड फॉर्म सॉल्वेंट के ही लिक्विड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम किसकी किसकी होती है? सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म और उसी के लिक्विड फॉर्म में होती है इक्विलिब्रियम। सॉल्यूट का कोई रोल नहीं होता इक्विलिब्रियम में, तो इस चीज को ध्यान भी रखना। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट पर भी सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म और उसी का गैस फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो अब इसमें क्या ऑप्शन आएगा? कौन कौन इक्विलिब्रियम में है? लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट। तो लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, सॉल्यूट का कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। नाउ एक ये क्वेश्चन और काफी अच्छा आया था। इसमें 3 सॉल्वेंट एक्स वाई एंड जेड दिए हैं, आइडेंटिकल मोलर मास है और बॉइलिंग पॉइंट और के बी वैल्यूज दी हुई हैं। मैच करना है बॉइलिंग पॉइंट को के बी वैल्यूज के साथ। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट को के बी वैल्यूज के साथ मैच करना है तो के बी का कुछ फार्मूला होता है। के बी होता है RTB² बाई 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास। ठीक है, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अब तुम लोग एक चीज देखो कि बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे वेपराइजेशन हो रहा है तो डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन
टी बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या चीज है? ये डेल्टा एस वेपराइजेशन है कि नहीं? और डेल्टा एस वेपराइजेशन है तो ट्राउटन्स रूल ये बोलता है कि डेल्टा एस वेपराइजेशन की जो वैल्यू है वो जनरली लिक्विड्स के लिए सेम होती है। बॉइलिंग पॉइंट पर डेल्टा एस वेपराइजेशन की जो वैल्यू होती है वो जनरली लिक्विड्स के लिए सेम होती है, अगर उनमें कोई बहुत अलग तरह का इंटरेक्शन फोर्स ना हो। तो हम जनरल बात कर रहे हैं। अब जनरल बात अगर करोगे तो केबी को तुम ऐसे लिख पाओगे, आर टी बी अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एस वेपराइजेशन अपॉन एम। अब देखो डेल्टा एस भी जनरल लिक्विड्स के लिए सेम है, एम भी सेम है ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीजें तो सेम ही हो गई ना। इसका मतलब जिसका केबी बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, जिसका केबी बड़ा होगा उसका टीबी भी बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा केबी कौन सा दिख रहा है और सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट कौन सा दिख रहा है? तो सबसे बड़ा तो हमको ये दिख रहा है। इसका मतलब केबी वैल्यू अगर 0.92 है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 283। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा केबी 0.53 दिख रहा है और बॉइलिंग पॉइंट 0.27। तो ये इससे मैच कर जाएगा, ये इससे मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से हम करेक्ट मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज का आइडिया लगा सकते हो कि केबी वैल्यू किसी सॉल्वेंट की जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना ये बता रहा है कि पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन फोर्सेस की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है। तो इस तरीके से रफली कनेक्ट कर सकते हैं भाई। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्सेस दिखा रहा है कोई लिक्विड तो उस केस में डेल्टा एस वेपराइजेशन गड़बड़ा देगा मामला। तो ऐसा कुछ दिया नहीं तो हम अभी जनरलाइज वे में बात कर रहे हैं केवल। एम सेम दिया ये। नाउ एक ये 2000 का क्वेश्चन है और इसमें बोल रहे हैं कि 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है और इतने केजी ऑफ एसिटिक एसिड इसमें ऐड किया तो 23% एसिटिक एसिड डिसोशिएट हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। डेंसिटी ऑफ वाटर, अच्छा केएफ और डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू दी गई है। तो ठीक है भाई। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। और तुम देखो CH3 COOH है तो वाटर में तो ये आयनाइज होगा, CH3 COO माइनस एंड H प्लस। तो डिग्री अगर इसकी अल्फा है तो प्रोडक्ट अल्फा अल्फा बनेंगे। क्वांटा फैक्टर कितना हो गया भाई? 1 प्लस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू हमें दी है 0.23। तो ये हो जाएगा 1.23। तो 1.23 इंटू के एफ और इंटू मोलैलिटी एग्जैक्ट निकालेंगे। अब मोलैलिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो 3 × 10⁻³ एसिटिक एसिड है, इसका मतलब 3 ग्राम एसिटिक एसिड है। मोलर मास इसका होता है 60। तो ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब 500 ml या 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है लेकिन इसकी डेंसिटी 0.997 है। तो 500 इंटू 0.997 ये हो गया मास वाटर का ग्राम में। डिवाइड कर दें अगर 1000 से तो ये मास आ जाएगा किलोग्राम में। तो ये आ रहा है 2, 3 × 2 6 तो ये आ जाएगा 10। तो जरा देखते हैं डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी हो रही है। तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये लगभग 0.229 आ रही है भाई। एग्जैक्ट निकाल ली हमने 0.229
अब डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन कुछ भी लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो अप्रोक्सीमेटली अगर लिखना हो तो 0.23 लिखोगे। 2 डेसिमल प्लेस तक अगर डालनी हो वैल्यू तो 0.23। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कंप्लीट प्रॉपर डिस्कशन के साथ कवर हो गया चैप्टर। अब हर चीज में मतलब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन किया है, केवल सॉल्यूशन बताने की जगह सॉल्यूशन प्लस उसमें जो भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ है प्रॉपर। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, इससे क्या है तुम्हारे अंदर कहीं भी अगर कॉन्सेप्चुअल लूपहोल्स हैं, कुछ भी कहीं कमी है, तो वो कमी धीरे धीरे कवर होती चली जाएगी। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर इसको मतलब सब्सक्राइब भी करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करो। क्लियर है बच्चों? ओके बाय।